हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम करा रहे हैं इस समय सी टेट जूनियर लेवल की एसएसटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो 2015 का फरवरी का 2 पार्ट में जा चुका है दोस्तों। देखिएगा ज़रूर वहाँ पर जा करके, क्योंकि वहाँ पर भी सारे क्वेश्चन करना हमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं 2015 का सितंबर का पेपर। तो 2011 से मैं सारे करा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ 11, 12, 13, 14 ये सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और चलिए 2015 का करते हैं। और सितंबर का पेपर फरवरी का हो चुका है, 2 पार्ट में गया है, देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 जो है वो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ये सुझाव देता है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल जो है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। डी ऑप्शन हो जाएगा। बाहर के जीवन के साथ बच्चों को जोड़ करके सिखाने से बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीखता है, और वो सब कुछ बच्चे के प्रत्यक्ष ज्ञान से रिलेटेड होता है ना। बाहर के जीवन से हम जोड़ते हैं तो किताबी ज्ञान, शिक्षकों ने जो कुछ भी बताया उसके इन सब के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होता है कि बाहर का जो भी परिवेश है अपने परिवेश से रिलेटेड चीज़ों को दिखा करके सिखाएं हम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए। सबसे प्राथमिक विकल्प को आपको चुनना है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिकरण विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि सबसे प्राथमिक विकल्प, जिससे कि ऑप्शन विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों में करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। जी नहीं, हमको ये नहीं करना है कि विद्यार्थी व्यस्त रहें और शिक्षक को मुक्त करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना। पहला ऑप्शन नहीं होगा। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। जी नहीं, ये भी बच्चे से रिलेटेड नहीं है कि परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है कि हमने एक परियोजना मिली है, ये आवश्यक है, भ्रमण कराना चाहिए इसलिए हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। जी हाँ, आनंदमय होता है, भागीदारी भी बच्चों को अच्छा लगता है, भ्रमण इसलिए बढ़ती है। बट होगा क्या, नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, सबसे बेस्ट है। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने योग्य बनाता है। तो सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। और कहा गया है प्राथमिक, सबसे मतलब पहले आप क्या देंगे, तो सबसे पहले आप यही रखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उनके माइंड के साथ जो रियलिटी होती है, वास्तविकता जो होती है उसके साथ टैली करने के योग्य बनाती है बच्चों को, कि हम वो कर सके तुलना। बच्चे प्रत्यक्ष चीज़ों को देख करके, अपने परिवेश को देख करके टैली करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। तो बेस्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण। देखिए, अब यहाँ पे अगर सिर्फ हम शब्द पर जाएं तो वाद विवाद भी बढ़िया है, परिचर्चा भी बढ़िया है, क्षेत्र भ्रमण भी बढ़िया है। तो हम करेंगे क्या, बात हो रही है भूगोल की। क्या बात हो रही है? भूगोल की। अगर भूगोल के शिक्षण की बात की जाए तो सबसे बेस्ट हो जाता है क्षेत्र भ्रमण। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि इससे छात्र उन वास्तविकताओं से परिचित होता है जिसे वह केवल किताबी अवधारणाओं के तहत जानता है। और किताबी अवधारणाओं के तहत वो जान रहा है, तो उसको जब वो वास्तविक में देखता है तो इससे छात्र स्वयं किसी एक नए विचार को उत्पन्न कर पाता है कि बुक में हमने पढ़ा था, रियलिटी में भी हमने देखा। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी माइंड में वो चीज़ इफेक्ट कर डालता है। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्षेत्र भ्रमण। अभी आपने देखा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी चीजें एक ही चीज को दिखा रही है, इंगित कर रही हैं कि हमें अपने पर्यावरण से रिलेटेड बच्चों को वास्तविक चीजों को दिखा करके क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर के ये सबसे ज्यादा बच्चे के लिए बेस्ट होता है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो, बेस्ट ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रटकर सीखना, जी नहीं, तुरंत कट कर देंगे। अवधारणाओं के संश्लेषण में सीखना, हाँ। और वास्तविक जीवन की स्थितियों से में सीखना, जी हाँ। और परिभाषाओं द्वारा सीखना, परिभाषा भी रटने की बात हो गई, परिभाषा के द्वारा नहीं सीखेंगे। अब इन दोनों चीजों में आप टैली करेंगे कि क्या हो सकता है सबसे बेस्ट। तो आप जानते हैं दोस्तों, वास्तविक जीवन की बात हो रही है अभी तक। तो वास्तविक जीवन जो आपने माइंड में सेट कर लिया, बिल्कुल सही सेट किया है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जो बच्चा सीखता है वो सबसे सही होता है, प्रत्यक्ष होता है, बेस्ट होता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? सबसे अधिक, सीटेट की यही तो खासियत है कि अधिक उचित तो कई दे देंगे बट सबसे अधिक पर आपको जाना होता है। दुकानदारों के उत्पादनों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, या फिर कच्चा कच्छ में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, या फिर शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। बताइए इनमें से सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे अधिक उचित क्या होगा? सबसे अधिक उचित की बात करें दोस्तों तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं विषय को पढ़ाने के लिए छात्रों द्वारा विभिन्न दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों में जो तुलना करेंगे, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ही सबसे बेस्ट हो जाएगा कि दुकानदारों द्वारा जो बाजार है उसमें खरीदने और बेचने के दामों में हम तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो ये है, कुछ नीचे लिपियां दी गई हैं, तमिल, ओचिकी, देवनागरी और ब्राह्मी। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख किसमें लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेखों की बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक आदि लिपियों में लिखे गए हैं। नोट कीजिएगा, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। तो यहाँ पे आपको इन सब में से क्या मिल रहा है? ब्राह्मी मिल रहा है, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भी है जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको मिला है ब्राह्मी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राह्मी। सबसे ज्यादा लेकिन जो लिखा गया है वो ब्राह्मी में ही लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था? दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन गर्भगृह का बताते बताते आपको बताई थी मैं कि गर्भगृह अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है गर्भगृह की बात, और क्या होता है गर्भगृह मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। बताइएगा जरा, कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है कि हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते, उसको क्या कहते हैं? ग्राम भोज का कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, या मंडप कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मतलब वहाँ पे और कुछ नहीं होता है, लोग इकट्ठा होकर के बैठते हैं वहाँ पे कुछ देर के लिए, अगर विश्राम करना चाहें तो वहाँ बैठते हैं, रुकते हैं, तो वो मंडप कहलाता है। एक हॉल जो होता है वो मंडप कहलाता है। बात करें गर्भगृह की तो आप जानते चले, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मैं यहाँ भी बता दूं, बट देखिएगा जरूर, मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। अगर सारे वीडियोस आप देख लेते हैं दोस्तों तो 100% 110% मैं कह रही हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा एसएसटी का जाएगा। तो यहाँ पे गर्भगृह क्या है, गर्भगृह के बारे में बताएं तो गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पे कि जो आपके इष्ट देव होते हैं, जो भी आपके देवी देवता होते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित होती है गर्भगृह में। गर्भगृह जो होता है मूर्ति स्थापित करने का एक स्थान होता है, अपने देवता का जिनकी पूजा करनी होती है। कोई भी ऐसा ही फोटो मूर्ति लगाना नहीं, जिनका विशेष पूजा होता है उस मूर्ति की स्थापना जो होती है वो गर्भगृह में की जाती है। तो यहाँ पे आपको गर्भगृह के बारे में भी पता चला। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका विनय पिटक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? जरतुष्क के विचार से, बौद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से, या फिर महावीर के उपदेश से? तो यहाँ पे विनय पिटक की बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए हैं। नोट कीजिएगा, बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली भाषा, ये भी नोट कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इन तीनों पिटकों की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बौद्ध संघ के नियम से। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी, तो किस भाषा में लिखी? नीचे आपकी 4 भाषाएं दी गई हैं, प्राकृतिक, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। तो हर्षवर्धन की जो लिखी गई है दरबारी कवि द्वारा, बाणभट्ट द्वारा, वो किस भाषा में लिखी गई है? राजा हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों तो ये दरबारी कवि तो थे बाणभट्ट के। राजा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत भाषा में हर्षचरित के नाम से लिखी गई है। हर्षचरित लिखी गई है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे। जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे किसके? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो ये आरंभिक विहार जो बने होते थे जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए, आरंभिक विहार पत्थरों से निर्मित होते थे। पत्थरों को काट कर गुफा का निर्माण कराया जाता था जहां भिक्षु और भिक्षुणियां निवास करती थी। ये आरंभिक विहार चीज क्या होती है? पत्थरों से काट करके एक गुफा बनाया होता है जहां पे कि भिक्षु भिक्षुणियां जो होती हैं वहां पे वो निवास करते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? दोस्तों मैं यहाँ पर बताती चलूं कि अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही बेस्ट है। एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की बुक से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं, तो आपको मैं बताती चलूं कि ये जो है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला, ये क्वेश्चन आपको 7th स्टैंडर्ड की बुक मिल जाएगी, क्लास 7th की बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके एक एक लाइन पे आप ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। फिलहाल आपके वही सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से बनते हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो बने हैं वही कराए जा रहे हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप हमारे सारे वीडियोज देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन से जो रिलेटेड हम व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आंसर के बारे में, उसको आप नोट करते चलेंगे तो आपका काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको बाहर कहीं और किसी चीज से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, डेली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से कहें कि ये अमृत है हिस्ट्री का और आपको उसी तरीके से मैं याद करा दूंगी। तो देखिए कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों की बात की जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, और राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक रख लीजिए, रागूपाल, ये आपके लिए एक ट्रिक की तरह होगा। कैसे? रा से क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रकूट, गु से क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार, और पाल से तो पाल ही हो जाएगा। तो ये रा से राष्ट्रकूट, गु से गुर्जर प्रतिहार, पा से पाल, रागूपाल आप अपने दिमाग में रखिए। तो चोल जिसमें होगा वो नहीं होगा, पहले ऑप्शन में चोल है ये नहीं होगा, और तीसरे ऑप्शन में भी चोल है ये भी नहीं होगा, और चौथे ऑप्शन में भी चोल है तो ये भी नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन आ गया, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। रागूपाल दोस्तों याद रखिएगा, रागूपाल मान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति का नाम है रागूपाल, पाल है कोई व्यक्ति, उसका नाम है रागू, ठीक है। तो रागूपाल आप रख लीजिए एक ट्रिक के तौर पे। रा से राष्ट्रकूट और गु से गुर्जर प्रतिहार और पाल से पाल। तो रागूपाल से आपके ये 3 जो राजवंशों के बीच चला था त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। आई होप आगे अब आप नहीं भूलेंगे, इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से? वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, या एक विशेष प्रकार का गाना, या नाम का गुणगान करना, या नीति कक्षाओं पर चर्चा। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है? खानकाह मीन्स क्या होता है ये आपको देखना है सूफी मत के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मुस्लिम धर्म में जो खानकाह सूफियों के विभिन्न क्रियाकलापों का केंद्र था। मुस्लिम धर्म में खानकाह जो है वो क्या है? सूफियों के विभिन्न क्रियाकलापों का केंद्र था। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विभिन्न क्रियाकलापों का केंद्र था। यहीं पर सूफी संत बैठक करते थे और उपदेश देते थे। यहाँ पर आगंतुकों के ठहरने का भी प्रबंध रहा करता था। तो बैठक करते थे, उपदेश करते थे, आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में है बैठकों का आयोजन, ठीक है। ये वही स्थान है जहाँ पे सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर की विशेषता के बारे में पूछा रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे चोल, और लौह प्रतिमाओं का निर्णय चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, या फिर चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए थे,
या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर प्रसन्न संपन्न हो गए थे। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए चोल मंदिर की बात करें तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। चोल मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? चोल मंदिर जो था अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, चोल मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों, ये आपका 14 क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख, तारीख है तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको कौन सा सही है ये देखना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे। तवारीख से लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। और सी ऑप्शन होगा, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई और तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो दोस्तों तवारीख जो है ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तवारीख की रचना जो है सल्तनत काल में की गई थी। यह शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक, अच्छे न्याय की संरचना और न्याय संगत शासन पर, अच्छे शासन की संरचना आवश्यकता और थी और न्याय संगत शासन पर ये बल देते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है ये। आप 15वें क्वेश्चन में देख रहे हैं, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? देखिए कुरान शरीफ का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया गया था 19वीं सदी में। तो किसने किया था ये? देखिए 19वीं सदी की बात करें तो उस समय रुकैया सखावत हुसैन ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उचित कारण क्या हो सकता है? कक्षा कक्ष में बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना नहीं होगा, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। जी हाँ, देखिए बिना तैयारी बिल्कुल नहीं। पाठ्यपुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित, हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ पाठ्यपुस्तक का प्रयोग प्रोत्साहित करना ही सही नहीं है। आपका ये संकुचित उत्तर लिए हुए है, तो आप पाठ को विस्तृत रूप से याद करना। विस्तृत देने से आपका उत्तर विस्तृत नहीं हो जाता है, याद करने की बात है, रट्टा मारना नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि देखिए बिना तैयारी, तो ये गलत हो गया। पाठ्यपुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ठीक है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से ज्यादा बेहतर क्या होता है? आप जानते हैं कि आप परिवेश के से रिलेट करके पढ़ाएं। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाठों को विस्तृत शब्द अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर विस्तृत हो गया। विस्तृत आंसर लिए हुए पाठ क्वेश्चन का भाव निकले तब आप सही पर उस पर जाएंगे, बट याद करना जी नहीं, रट्टा नहीं मारना है बच्चों को। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, किसी विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में हम पाठ को पढ़ाएं बच्चे को, ये ज्यादा सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्या रहा है क्वेश्चन? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उचित कारण क्या होना चाहिए? कि विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में पढ़ाना होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं या प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। क्या होगा बताइएगा। देखिए क्वेश्चन 17 जो है ये क्या रहा है? सामाजिक विज्ञान में विषयों के अध्ययन का महत्व है। किस लिए महत्व है? महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, देखिए सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे समाज और उसके पर्यावरण को समझना। बात जहाँ पे समाज और पर्यावरण किया जाए तो सामाजिक विज्ञान जो है उसका स्टडी पर्यावरण से ही रिलेट करके दिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बच्चे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके, यही तो सबसे बेस्ट है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? एक पक्षी सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना या पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना।
सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट का जो प्रयोग होगा ये दिए गए वृत्तांत पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अधिगम कर सकता है। जब किसी चर्चा को आप प्रोत्साहित करेंगे, जो वृत्तांत दिया हुआ है, वृत्तांत जो दिया हुआ है उस चर्चा को प्रोत्साहित आप करेंगे, मतलब डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, बात विवाद के दौरान कई बातें निकलेंगी, तो उससे होगा क्या, उससे स्वतंत्र रूप से आपका अधिगम होगा, लर्निंग प्रोसेस होगा, आप सीख पाएंगे। जितनी बातें जहां जहां से आएंगी उन सबको आप सुनेंगे और सही और गलत क्या है टीचर भी उसमें अपनी राय को रखेंगे, तो आप ज्यादा सीख पाओगे। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। भारतीय संसद की बात की जा रही है, सबसे उचित क्रियाकलाप क्या होगा, युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख और संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। दोस्तों देखिए, अगर युवा संसद का आयोजन कर दिया जाए, युवा संसद का आयोजन पहला ऑप्शन है, अगर युवा संसद का आयोजन करके बच्चों को कर दिया जाए तो बच्चे भारतीय संसद की भूमिका को और कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। अगर युवा संसद का आयोजन ही कर दिया जाए तो बच्चे संसद में कौन कैसे क्या है, लोकसभा विधानसभा बना दी जाएगी, सब कुछ बच्चों को एक रोल प्ले के जैसे किया जाएगा आयोजन, और बच्चे करेंगे, करके वो ज़्यादा सीख पाएंगे, जिससे भारतीय संसद की विकास प्रक्रिया को भी समझ सकेंगे। और प्रणाली क्या है और विकास प्रक्रिया, भूमिका, सब कुछ आप संसद के बारे में अगर समझाना है तो युवा संसद का आयोजन ही सबसे बेस्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, बताइए। शिक्षिका क्या निगमनात्मक विधि को प्रोत्साहित कर रही है, वित्त अध्ययन को प्रोत्साहित कर रही है, समस्या समाधान विधि को, या पूछताछ विधि को। दोस्तों इसमें जो बात कही गई है वो बात क्या कही जा रही है, देखिए पानी के प्रयोग एवं उसके संरक्षण के संबंध में शिक्षिका जो बच्चों से तैयार करवाई गई तालिका वृत्त अध्ययन विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, इससे छात्र पानी के संरक्षण और उसके सदुपयोग के संबंध में जागरूक हो सकेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या रहा है, यहाँ पे देखिए वृत्त अध्ययन विधि, ये जो है बच्चों को जागरूक करने के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका वृत्त अध्ययन विधि, पानी के संरक्षण को जागरूक करने के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, सदुपयोग को समझेंगे उस सदुपयोग के बारे में और जागरूक भी होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, केस स्टडी यही होता है, वृत्त अध्ययन विधि का मतलब होता है केस स्टडी एक तरीके से। तो बच्चा केस स्टडी से उस टॉपिक पर, केस स्टडी मतलब क्या हुआ, उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेगा और समझेगा तो समझ पाएगा और जागरूक होगा पानी के विषय में कि कैसे उसको बचाया जा सके, कैसे उसका सही यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डॉट डॉट है, फिल करना है आपको, और फिर फिल करना है सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है शिक्षक प्रतिरूपण और दंडारेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, और हो जाएगा आपका सूचना मानचित्र और अवधारणात्मक मानचित्र, और अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो दोस्तों देखिए ये जो रिक्त स्थान है वहां पे आपको क्या फिल करेंगे जो सही होगा, तो देखिए यहाँ पर अवधारणा मानचित्र लिखकर वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अवधारणा मानचित्र, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, ये सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए सबसे उचित स्थान भरिए, तो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित रखने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश, आपका ये समय रेखा सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित है। समय रेखा सारांश में सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िएगा। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करती है, आनंददायी बनाती है, विवादास्पद बनाती है, लंबा बनाती है, विस्तृत बनाती है। तो दोस्तों जब किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान के थ्रू किसी भी पाठ को आप पढ़ाएंगे और क्रियाकलाप करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रियाकलाप के द्वारा पाठ आनंददायी होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आप काफी अच्छे से इसको लगा लेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत इजीली जो आप कर पाए, क्योंकि एज अ टीचर आप बनने वाले हैं तो आपको पता है कि हमें पाठ कैसे पढ़ाना है। क्रियाकलाप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चों को आराम से अच्छे से इंजॉय से पढ़ाने के लिए, आनंददायी बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक समस्याओं की समझदारी
सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंधन, भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन। क्या होगा? देखिए, वृत्त अध्ययन होता क्या है? केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी सबसे बेस्ट होता है, कहीं जाने की जरूरत ही क्या है। देखिए, सामाजिक समस्याओं में समझदारी को विकसित करने के लिए वृत्त अध्ययन आप रख लीजिए माइंड में। आप सोचेंगे वृत्त अध्ययन होता क्या है, तो केस स्टडी ही होती है वृत्त अध्ययन। तो केस स्टडी कहीं भी आता है तो हम उसको काफी अच्छे से कर पाते हैं, बट यहाँ पे वृत्त अध्ययन एक लिख करके इसे कंफ्यूज कर दे रहा है, हम एक तरीके से डाइवर्ट हो सकते हैं। बट आप अगर हमारे साथ बने हैं तो हम आपको बता रहे हैं वृत्त अध्ययन मीन्स केस स्टडी ही हुआ, और केस स्टडी सबसे बेस्ट होता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? केस स्टडी की विधि है, जिसको हम वृत्त अध्ययन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? अनुपयुक्त, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद माइंड में ये नहीं आता कि कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, बल्कि हम फास्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए कि टाइम टेकन होता है, एग्जाम 1 मिनट में करना होता है। तो कौन सी योजना उपयुक्त होगी, फट से हम पढ़ के आगे निकलते हैं, कौन सी उपयुक्त वो ढूंढ लेते हैं और हमें मिल भी जाता है, और 1 नंबर गलत हो जाता है। जबकि हम ये सोचते हैं ये तो इजी था, हम तो करके आए हैं, सही किए होंगे, बट बाद में ध्यान जाता है, जब ध्यान से पढ़ते हैं अनुपयुक्त ढूंढना था। ठीक, अब हमने सर्कल कर दिया है तो वो हाईलाइटेड हो रहा है, हमारे माइंड को क्लिक कर रहा है, अनुपयुक्त ढूंढना है, न कि उपयुक्त। ठीक, चलिए 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करेंगे। हाँ, सर्वे बढ़िया है। अनुपयुक्त ढूंढना है, सर्वे बढ़िया है, बस आप पहले पर ही मार के आगे निकल जाओगे। या फिर विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च का एक रिपोर्ट, परियोजना कार्य भी बढ़िया, लेकिन उस पर हुए खर्च का एक रिपोर्ट, और सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, और एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। तो देखिए, आपको ये सब उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप पहले को ही जानोगे कि सबसे बेस्ट है, और उपयुक्त जहां दिमाग में अगर क्लिक किया है तो आप वही करके निकल जाओगे। लेकिन दोस्तों पूछ क्या रहा है? अनुपयुक्त है। तो विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करना प्राथमिक। दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बना हुआ है, हम इन चीजों को बहुत ही इजीली, मतलब एक ही बार देखिए क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो यही होगा। क्वेश्चन को मैं तो 2 बार पढ़ती हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने पे बात समझ में नहीं आती। यहाँ पर देखिए क्लिक कर गया कि प्राथमिक स्रोतों, हम पहले पे नहीं जा रहे थे, हमें पहला गलत लग रहा था। क्यों? अनुपयुक्त मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों की बात अगर की जाए तो प्राथमिक स्रोत तो यही होता है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अनुपयुक्त की बात किया गया है, तो प्राथमिक स्रोत देखिए, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करना प्राथमिक स्रोत नहीं है, अतः यह विधि अनुपयुक्त होगी। तो अनुपयुक्त, ये तो मुझे उपयुक्त विधि लग रही थी। क्यों? क्योंकि ये उपयुक्त विधि तो है, बट प्राथमिक स्रोत ये नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही नहीं करोगे तो अनुपयुक्त ये हो जाएगा। देखिए कितना, मतलब माइंड को वहां कहाँ तक पहुंचाना है। क्वेश्चन में बात दिया है प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है, तो प्राथमिक स्रोत के माध्यम से क्या होंगे? प्राथमिक स्रोत हो सकता है कि परियोजनाओं पर एक खर्च को पहले रिपोर्ट बनाई, ये सारी चीजें प्राथमिक स्रोत में आ सकती हैं। सरकारी परियोजनाओं पर समीक्षा करेंगे और साक्षात्कार करेंगे, लेकिन ये जो होता है उन सबके बाद की बात है, सर्वे करना, योजनाओं को समझ करके तब उसके बाद हम सर्वे करेंगे, तो ये प्राथमिक नहीं है। बात की जाए प्राथमिक स्रोतों की तो इसीलिए ये अनुपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। प्राथमिक स्रोत में आपका पहले और भी स्टेप्स आएंगे, उसके बाद हम इस पर जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पर जाना था। आई होप अगर एग्जाम में आता तो गलती हो जाती, 100% गलत हो जाता, लेकिन अब हमने कर लिया है तो अब एग्जाम में आएगा तो हम श्योर है अब गलती नहीं होगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को कि वो भी सीखें, आप भी सीखें, और मिल करके हमारा परिवार आर्यन एजुकेशनल एकेडमी परिवार एक बेस्ट एकेडमी बन सके, जिससे कि आप लोग अपने लक्ष्य को पाओ। हमारा पर्पस यही है कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट को देखते हो, 2 से 3 बार अगर देखते हो, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन और कहीं से आ ही नहीं सकते। इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं प्लेलिस्ट में, प्रीवियस ईयर के अलावा और भी पुराने वीडियोस हैं, जिसमें कि सब अलग अलग से इतने क्वेश्चन, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन यूज किए गए हैं, चूज करके बनाए गए हैं वीडियोस। तो आप देखिए तो सही, 2 से 3 बार देखिए, सारे वीडियो को देखिए, आप 100% क्लियर करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास दिया जा रहा है, क्या हो सकता है बताइए। पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना होगा दत्त अभ्यास, या फिर पिछले वर्ष का अभ्यास होगा, या अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास होगा, या फिर पठन सामग्री का सार होगा। तो दोस्तों देखिए बात क्या है, क्वेश्चन है अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास। दत्त अभ्यास होता है क्या है, होमवर्क एक तरीके से होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना ही आपका हो जाएगा दत्त अभ्यास, अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास। ये पिछले वर्ष का अभ्यास हम क्यों करेंगे, पिछले वर्ष का अभ्यास अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास जो कि उचित होगा। आप पाठ्य पुस्तक जो आपको मिली है उसमें से आप सही उत्तर को ढूंढिए, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और पठन सामग्री का सार, अवधारणाओं को परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास और पिछले वर्ष का अभ्यास। तो बात यहाँ पे दत्त अभ्यास की हो रही है, सबसे उचित और अर्थपूर्ण, तो पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर को ढूंढना ही अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास होगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे दोषदर्शिता को रोकने के लिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, क्वेश्चन लंबा है क्योंकि 4 ऑप्शन के बाद भी ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। देखिए चलिए और समझने का प्रयास कीजिए। आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, पहला ऑप्शन। दूसरा, संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। एंड थर्ड ऑप्शन, सामाजिक विषमता को अपरिहार्य पर बल देना। एंड फोर्थ ऑप्शन, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। अब यहाँ पे क्या सही होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसके बाद, ऑप्शन दिया हुआ है इसके बाद दोनों, मतलब तीसरा और चौथा दोनों यहाँ पर भी दिया है। तीसरा और चौथा दो बार क्यों दिया हुआ है, दोनों तीसरा और चौथा, दोनों तीसरा और चौथा, दोनों पहला और दूसरा, दोनों पहला और चौथा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। देखिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता, क्वेश्चन क्या था, विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए सबसे उचित, देखिए दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल दिया जाए, आदर्श कार्य प्रणाली और सिद्धांतों पर बल दिया जाए, आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल दिया जाए, ये पहला ऑप्शन है। ठीक, और जागरूक जनता की भूमिका को इंगित किया जाए, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित किया जाए, ये आपका बेस्ट हो जाएगा। जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना और आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। तो क्या मिला आपको, हमें मिला पहला एंड चौथा, पहला और चौथा। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों, कौन कौन सा, दोनों, पहला और चौथा, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, पहला और चौथा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 27 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विद्यार्थियों की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। लिंग भूमिका पर एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी, प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, अनुभव पर निर्देशित चर्चा या विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। अनुभव पर निर्देशित चर्चा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देखिए अनुभव पर निर्देशित चर्चा ही होगी, क्योंकि प्रदर्शनी में जाने से आप क्या देख पाओगे, किस तरीके से आप विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने की बात कह रहा है ना, लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि। अब प्रदर्शनी दिखा करके, प्रदर्शनी में ले जा करके आप बातचीत को बढ़ा सकते हैं, नहीं, बच्चे देखते ही रह जाएंगे चित्र है क्या है, कैसा एग्जीबिशन है, तो पहला नहीं होगा। और विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, इंटरनेट पर भी ढूंढ के बच्चे इस मुद्दे पर क्या बातचीत करेंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अनुभव पर निर्देशित चर्चा और विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, व्याख्यान को हम नेगलेक्ट करते हैं, व्याख्यान होगा नहीं। यहाँ पर देखिए अनुभव पर निर्देशित चर्चा, बच्चों का जो भी अनुभव है अभी तक के एज ग्रुप में 14 ईयर के बच्चे हैं, तो उनका जो भी अनुभव रहा है लैंगिक भूमिका को लेकर के, समाज में उन्होंने जो कुछ देखा उस पर जब बातचीत करेंगे, उस पर बातचीत करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, तो एक क्लू निकल के आएगा, उसमें टीचर भी अपना योगदान देंगे, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। सबसे उत्तम विधि होगी अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुभव, एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट चीज होता है, बच्चे वहां से निकाल करके कुछ बातों को रखें तो वो सबसे सही होगा।
पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल होता है या न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। दोस्तों देखिए पोर्टफोलियो है क्या? पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया कि पहला आंसर हो जाएगा आपका कौशल के विकास को इंगित करना। मैं बताऊँ आपको पोर्टफोलियो क्वेश्चन बन जाए कि पोर्टफोलियो क्या है, तो पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे का एक तरीके से पूरा लिस्ट होता है कि बच्चे के बारे में संपूर्ण ज्ञान, बच्चे का पूरा एनालिसिस, बच्चे के बारे में सब कुछ उसमें ऐड होता है। एक फाइल होती है जिसमें कि बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे में क्या खूबियां हैं, बच्चे के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान होता है, सब कुछ उसकी जानकारी होती है पूरी। तो उसके थ्रू पोर्टफोलियो के थ्रू सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम पोर्टफोलियो ही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सार पूरा पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है, दर्ज किया जाता है। एक बच्चे का पोर्टफोलियो, हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें उसके बारे में सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इससे आप क्या कर पाएंगे? देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि माध्यम ये है बच्चों में जो भी कुशलता है, जो भी स्किल्स है, उस विकास को इंगित करने के लिए बच्चे में ये मतलब आपने पोर्टफोलियो बनाया पूरा साल भर का बच्चे का, तो आप उस पर जब एक नज़र डालेंगे तो देख पाएंगे बच्चे ने क्या कुछ बेस्ट किया है। तो ये इंगित करता है कि बच्चे को किस तरफ ले जाया जा सके, बच्चे का विकास, जो बच्चे में क्या स्किल्स हैं, किस तरह वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, ये तो गलत ही है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना होती है, बच्चे के बारे में सब कुछ होता है, क्रियान्वित करना सरल होता है, अनिवार्य है, ये सब कोई मतलब नहीं रखता। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के लिए के स्रोत को सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? जब आप एक ऐतिहासिक स्मारक दिखा रहे हैं बच्चों को, तो ऐतिहासिक स्मारक देखने का आपका पर्पस क्या होता है, क्यों दिखाते हैं? क्या लेखा चित्र का संसाधन है, पारंपरिक लोक संसाधन है, या फिर प्राथमिक स्रोत है, या फिर पाठ्य स्रोत है? तो दोस्तों पहले तो बच्चों को ऐतिहासिक स्मारक दिखाना प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इतिहास भ्रमण जो होता है, ऐतिहासिक इमारतों को क्या कराएंगे आप, कैसे देखेंगे? बच्चे भ्रमण के थ्रू देखेंगे। तो भ्रमण करना एवं उनका निरीक्षण करना अधिगम की दृष्टि से प्राथमिक स्रोत कहलाता है। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि हम भ्रमण करा रहे हैं बच्चों को, बच्चों ने देखा, तो वो बच्चों को इतिहास के बारे में जानने का फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक मौका मिला। अब बच्चों ने देखा, ऐतिहासिक भ्रमण किया, उन स्थलों को देखा, अब उसके बाद बच्चे उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बार दूसरा एक स्टेप होगा, बच्चे उसको देख करके उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे, वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर किसी एक उद्देश्य पर पहुंचेंगे। बच्चों ने क्या कुछ सीखा, वहां से कितने जागरूक हुए, सब कुछ जान पाएंगे। तो फर्स्ट होता है प्राथमिक स्रोत है ये, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है आपका ये ऐतिहासिक जो है भ्रमण वगैरह, भ्रमण और निरीक्षण। ठीक, तो आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा डी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका प्राथमिक स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। ठीक, आपको दो न्यूज़पेपर मिल गया जिसमें कि आपको पता चला कि श्रीरंगपट्टम में जो युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाला न्यूज़ मिला है। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। अब आपको मिल गया है न्यूज़पेपर, आपको दोनों घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखनी है। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? देखिए क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पे बनाया जा रहा है कि आपको मिला है ये ऑप्शन, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ाना। कभी कभी होता है दोस्तों कि बुक्स नहीं होती है, बुक्स नहीं है तो क्या करेंगे आप, अपनी शिक्षण विधि को रोक देंगे? तो नहीं, शिक्षण विधि को रोकना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हम किसी भी चीज़ से बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसा हुआ तो कक्षा 8 के इतिहास में पाठ्यपुस्तक में ये जो क्रियाकलाप शामिल किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? ब्रिटेन द्वारा, ऑप्शंस हैं आपके, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना है, या लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, या विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, या विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना है। तो दोस्तों देखिए सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा। इन सबसे तो कोई मतलब नहीं है कि आपका
पहला, दूसरा, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, ब्रिटेन के राज्य मिलाए जाने का अभिलेख, ये सब नहीं करना आपको। हाँ, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल का विकसित होगा जरूर, लेकिन एक एक सुर्खियां लिखनी है। तो आपका ये संकुचित उत्तर है। एक सुर्खियां लिखने में कितना कौशल विकसित होगा लिखने का? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन राइट होगा कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करने के लिए ये किया जा रहा है कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता, विचार जो कॉन्सेप्ट है किसी घटना को दो अलग अलग अखबारों द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जाने का वर्णन छात्रों का जो अध्ययन का स्रोत हो सकता है, इससे छात्रों में विचारों की विविधता, कई प्रकार के विचार आएंगे और उन विविधता को, वो अवधारणा को, वो कॉन्सेप्ट बनाकर विकसित करने में उनको सहायता मिलेगी। न्यूज़पेपर देखेंगे तो कई तरीके की चीजें मिलेंगी, उसमें से एक सुर्खी निकालना है कि नहीं? तो कई तरीके की चीजें मिलेंगी, तो एक सुर्खी निकालना, तो बच्चा कई विचार आएगा कि क्या मैं लिखूं, क्या सबसे बेस्ट है और क्या उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो ये सब कुछ बच्चा सीखेगा। सो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अवधारणा, विचार, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता को की अवधारणा को विकसित करना। और ये आपका सी टेट के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो सी टेट में इस तरीके के वर्ड्स, अवधारणा को विकसित करना, विविधता, विचारों की विविधता, एक सकारात्मक पहलू की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को आप अगर माइंड में रखते हो, सकारात्मक पहलू की तरफ किस तरीके से जाना है, नेगेटिविटी कहाँ है, उसको हमें कैसे कट करना है, कैसे हटाना है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगी अपने एग्जाम के दौरान। अगर आप इन चीजों को लागू करोगे और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम हॉल में बैठोगे, समझ के साथ अपना पेपर देंगे, तो 100% बेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये 2015 का एक पार्ट पूरा हुआ और 2015 का हम फरवरी का दोनों पार्ट करा चुके हैं। 2015 का ये आपका सितंबर का भी कराना है अभी, तो सितंबर का ही ये हो रहा है। सितंबर का ये 30 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन के साथ हम कल आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तैयार कीजिएगा, पढ़ते रहिए, अब ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। सब वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और पुराने वीडियोस में प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। तो ये वीडियो और वो वीडियो सारे मिला करके अगर आप देख लेते हैं और उसके साथ साथ आप एक बार तो देख लीजिए पूरा, दोबारा जब देखिए तो पॉज करके उसको आंसर को टिक कीजिए कि आपने जो देखा था उसमें आपको कितना रिवाइज हो रहा है, कितना आप याद कर पा रहे हो, कितना आप क्लियर कर पा रहे हो, कहाँ तक समझ पा रहे हो। जो नहीं समझ पा रहे हो उसको सर्कल कीजिए, नोट कीजिए नोटबुक पर, वहां से जो नोट बनाया आपने उसे रिवाइज कीजिए, या फिर आप किसी भी बुक का सहारा लेकर के दोबारा उस पॉइंट को क्लियर कीजिए। अगर कहीं पॉइंट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में क्लियर नहीं है तो उस पॉइंट को क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इतना करने से आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लोगों को शेयर कीजिएगा और कैसा लगा हमारा प्रयास लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट के थ्रू। आगे फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।